हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आपका टैक्स ऑडिट का सीजन 4 असेसमेंट ईयर 26-27 स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारे सीए प्रोफेशनल यहाँ पे बिजी हो चुके हैं एंड इसके अलावा जितने भी आर्टिकल हैं जो कि फर्म के अंदर टैक्स ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी एक्स्ट्रा लीव प्रोवाइड होना बंद हो चुकी है। बट आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, प्रेशर हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया सिखा के जाता है। टैक्स ऑडिट में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं। सो अगर आप लोग प्रैक्टिकली टैक्स ऑडिट को सीखना चाहते हैं देन आप लोग मेरा कोर्स देख सकते हैं। इसके अंदर आपको क्लॉज वाइज एनालिसिस मिला करता है। हर क्लॉज का सेपरेट लेक्चर आपको यहाँ पे अवेलेबल हुआ करता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल केस स्टडी आपको बताई जाती है किस तरीके से आपको यहाँ पे अकाउंट फाइनलाइजेशन एडजस्टमेंट को चेक करना है, जीएसटी रेको किस तरीके से करनी है, लेजर स्क्रूटनी, एनसी फाइनेंशियल्स, ये आपके नए वाले जो आए थे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी वाले, मैं आपको बताऊं तो ये मैंडेटरी नहीं है अप टू 5 करोड़ की टर्नओवर तक अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के रिगार्डिंग अभी आईसीएआई ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, बट 5 करोड़ से ऊपर वाली एंटिटी के यहाँ पे नया वाला जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड हुआ है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का, उसमें आपको फाइनेंशियल्स बनाने हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रहता है कि सर क्लाइंट तो बोल रहा है कि किसी लॉ में नहीं है, ना तो इनकम टैक्स एक्ट में है, ना ही यहाँ पे जीएसटी एक्ट में है। तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, आप उसको रीस्टेट कर लीजिए। ठीक है, जो उसने फॉर्मेट प्रोवाइड किया है टी शेप वाले को, उसको कन्वर्ट कर लीजिए एनसीई के अंदर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जो गाइडेंस नोट होता है वो सीए के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अल्टीमेटली टैक्स ऑडिट के ऊपर जो साइनिंग के लिए अलाउ किया गया है वो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। तो आप लोग बहसबाजी में उलझो, ठीक है, अपना दिमाग ज़्यादा लगाओ, कुछ चीज़ों में परेशान हो, उससे अच्छा सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप सिंपली उसको रीस्टेट करके नए वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए एंड अपनी टैक्स ऑडिट को फाइनलाइज कर दीजिए। ठीक है सर, इसमें आपको कंपनी की प्रैक्टिकल केस स्टडी अलग देखने को मिलती है एंड जो एक ऑप्ट आउट वाला केस होता है 44 एडी 4 वाला, उसकी केस स्टडी आपको अलग देखने को मिलती है। एआरसीए पोर्टल पे किस तरीके से आपको जेसन अपलोड करनी है, ठीक है, किस तरीके से वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं एंड टैक्स ऑडिट को फाइनल करना होता है, सारी चीज़ें आप लोगों को इस कोर्स के अंदर मिला करती हैं। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे कि सर आज हम लोग क्या समझने वाले हैं। देखो, एक ना बहुत ही अच्छा क्लॉज है बट थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है? क्लॉज नंबर 22 की बात आज हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। आप लोग ज़रा-सा भी ध्यान इधर-उधर मत करना। एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों को इस क्लॉज के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरीके से आपको इस क्लॉज के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है। देखो, क्लॉज बहुत ही छोटा है। इसके अंदर 3 पार्ट हैं आपके, ठीक है? 22(1) के अंदर सिंपली बोला गया है जो भी इंटरेस्ट इनएडमिसिबल है अंडर सेक्शन नंबर 23 ऑफ द एमएसएमईडी एक्ट के अंदर, यहाँ पे आपको वो वाला अमाउंट रिपोर्ट करना है। ठीक है सर। 22(2) के अंदर बोला गया टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस। सर मीडियम वाले को रिपोर्ट नहीं करना, यहाँ पे नहीं करना है। एज रेफर्ड टू इन सेक्शन नंबर 15 ऑफ द एमएसएमईडी एक्ट, इसके अंदर टाइम लिमिट मेंशन है। अभी हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। अभी मैं आपको सिंपली जो क्लॉज नंबर 22 आपको छोटा सा दिखता है वो दिखा देता हूँ, देन हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर आ जाता है यहाँ पे 22(3), ठीक है, इसके अंदर आपको रिपोर्ट करना होता है कितना अमाउंट पेड हुआ है, टाइम गिवन अंडर सेक्शन नंबर 15 के हिसाब से पे हुआ है, वो वाला अमाउंट आपको इस वाले क्लॉज के अंदर रिपोर्ट करना होता है। 22(3)(b) के अंदर आपको रिपोर्ट करना होता है नॉट पेड अप टू द टाइम गिवन अंडर सेक्शन नंबर 50 ऑफ द एमएसएमईडी एक्ट एंड इनएडमिसिबल फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, आप लोगों ने पूरा ओवरव्यू ले लिया है। अब मैं इसके आपको प्रोविजन पे ले जाता हूँ एंड हम लोग इसकी डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लॉज नंबर 22 सिंपली बोलता है जो भी अमाउंट माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को पे किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। गवर्नमेंट का सिंपल सा मानना यह है जितने भी लघु उद्योग हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, उन लोगों को पेमेंट टाइमली की जानी चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, क्लॉज नंबर 22 की स्पेसिफिकली बात करते हैं। तो इसके अंदर आपके 2 लिम्ब हुआ करते हैं। फर्स्ट लिम्ब क्या बोलता है, जो भी अमाउंट इंटरेस्ट का है, ठीक है, चाहे वो पेबल है चाहे वो पेड है, अंडर सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16 अगर मैं सिंप्लीफाइड भाषा में आपको समझाऊं तो वो बोलता है अगर टाइमली पेमेंट नहीं करी है तो एमएसएमई को जो उसका प्रिंसिपल है वो तो देना ही देना है, इसके अलावा इंटरेस्ट भी पे करना है। तो वो वाला जो इंटरेस्ट है उसको आपको एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया जाता है। इसके अलावा क्लॉज नंबर 22(1) के अंदर आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना होता है। सर सेकंड लिंक क्या होती है, सेकंड लिंक आपका 22(2) एंड 22
3 हुआ करता है। डिस्क्लोजर ऑफ प्रिंसिपल ड्यूज टू द एमएससी, सर एम नहीं आ रहा है, मीडियम इंटरप्राइजेज नहीं आ रहा है, खाली माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज इस क्लॉज के अंदर कवर किया जा रहा है। द पोर्शन पेड विद इन द टाइम, ये आपका 22(2) के अंदर आता है। एंड द पोर्शन दैट ट्रिगर सेक्शन नंबर 43 बीएच डिसअलाउंस, सर ये एमएसएमई एक्ट का है क्या? इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 43 बीएच है आपका, ठीक है सर। उसके अंदर और भी क्लॉज है, बट आपको खाली 22 के रिगार्डिंग आपको क्लॉज नंबर एच ध्यान में रखना है। सो अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं स्पेसिफिकली क्लॉज की, ठीक है। ये आप लोगों ने समझ लिया है, जो भी आपका इंटरेस्ट वगैरह का अमाउंट होगा वो यहाँ पे सेक्शन नंबर 16 के हिसाब से आपको क्लॉज नंबर 22(1) के अंदर रिपोर्ट करके चलना है। यहाँ पे क्लॉज नंबर 22(2) के अंदर सिंपली बोला गया द एग्रीगेट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द एमएससी ड्यूज टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड, मतलब नहीं है पेड हो चुका है, पेबल है, टोटल अमाउंट जो भी हिसाब किताब बन रहा है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस का, टोटल अमाउंट आपको इस वाले क्लॉज के अंदर रिपोर्ट करना है। अब यहां से आप लोगों को इस वाले के ऊपर आना है। इसमें से जितना अमाउंट टाइमली पे हुआ है एज पर सेक्शन नंबर 15 ऑफ द एमएसएमएडी एक्ट, ठीक है सर, वो आपको यहां पे रिपोर्ट करना है। जो टाइमली पे नहीं हुआ है और इनएडमिसिबल है वो आपको इस वाले सब क्लॉज के अंदर रिपोर्ट करके चलना है। होप सो आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है। मैं बात करूंगा सेक्शन नंबर 15 की, आराम से बात करूंगा, ठीक है। आप लोगों को ये बेसिक क्लियर हो चुका है, 1 के अंदर क्या आएगा, 2 के अंदर क्या आएगा, 22(3) ए के अंदर क्या आएगा एंड बी के अंदर क्या आएगा, ये आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है सर। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है, और स्पेसिफिकली बात करते हैं सेक्शन नंबर 15 आ रहा है सर हर जगह। सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है, ठीक है, इसको आराम से समझना। ये आपका सेक्शन नंबर 15 है। सेक्शन नंबर 15 बोलता है सर आपको एमएसएमई को ना टाइमली पेमेंट करनी होती है, ठीक है सर, समझ में आ चुका है। बट टाइम कितना प्रिस्क्राइब किया है लॉ ने, सो यहां पे बोला गया कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट है किसके बीच में, सप्लायर एंड एंटिटी के बीच में, देखो अगर यहाँ पे रिश्ता हो रखा है वहां पे प्रिस्क्राइब है कि एंटिटी एंटिटी आपको रिटर्न एग्रीमेंट के हिसाब से 20 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, तो वहां पे वो वाला टाइम कंसिडर किया जाएगा, ठीक है सर। बट मैक्सिमम पीरियड कितना अलाउ हो सकता है रिटर्न एग्रीमेंट के केस में, सिंपली बोला गया है अर्लियर ऑफ एग्रीड पीरियड और 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डीम्ड एक्सेप्टेंस। मतलब यहां पे अगर रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर 45 डेज तक है तो 45 डेज ही कंसिडर की जाएगी टाइम लिमिट। अदरवाइज अगर उससे ज्यादा है, मान के चलते हैं 60 डेज है, तो आपकी जो मैक्सिमम टाइम लिमिट रहेगी वो 45 डेज ही कंसिडर करी जाएगी। आप एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हो। पेमेंट पीरियड कितना लिखा है, अगर 5 डेज लिखा है तो 5 डेज कंसिडर किए जाएंगे, अगर 15 डेज लिखा है तो 15 डेज कंसिडर किए जाएंगे, अगर 60 डेज लिखे हैं तो यहाँ पे आपके 45 डेज ही टाइम लिमिट कंसिडर करी जाएगी, ठीक है सर। सेम आपका 90 डेज वाला एग्जांपल भी यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है, ठीक है सर। अब हम लोग बात करते हैं सर अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो कितने मैक्सिमम डेज यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे एज अ टाइम लिमिट ऑफ द पेमेंट इन अब्सेंस ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट। सिंपली बोला गया है 15 डेज का टाइम यहाँ पे अलाउड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विस रिसीव हुई है 20 मार्च को, तो लास्ट डेट जो रहेगी 4 अप्रैल आपकी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अपॉइंटेड डेट आपकी 15 डेज के बाद वाली डेट हुआ करती है, दैट इज योर 5 अप्रैल 2025। यहाँ से इंटरेस्ट लगना चालू होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप लोग काट दीजिए, इसका कोई भी रेलिवेंस नहीं है। इसके बाद जो भी यहाँ पे लगेगा इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो हम लोगों ने टाइम लिमिट को समझ लिया है रिटर्न एग्रीमेंट के केस में, जो भी एग्रीड डेट है बट वो मैक्सिमम 45 डेज ही रहेगी, एंड रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज का आपको यहाँ पे टाइम लिमिट अलाउ करी जाती है। ये वाला पॉइंट आप लोग पढ़ लेना, नोट्स जितने भी है टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर हो जाएंगे। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कब से कंसिडर करी जाएगी, द डे ऑन विच द गुड्स आर एक्चुअली डिलीवर्ड और द सर्विस आर एक्चुअली रेंडर्ड। इसके अंदर कोई भी बड़ी बात नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं एंड बात करते हैं सेकंड लिंब की, ठीक है। सेकंड लिंब के अंदर तो सिंपली बोला गया, यहाँ पे आप लोग आराम से देखना, द सेकंड लिंब ऑफ क्लॉज 22 relate only to the micro or small enterprises. Medium enterprises are not covered for the delayed payment benefit. Clause number 22 reporting. The supplier must separately fall within the
सेक्शन नंबर 2N of the supplier definition under the MSMED Act 2006, that is engaged in manufacture and production, processing, preservation or providing or rendering of service। सर यहाँ पे कहीं आपको ट्रेडिंग दिखा है क्या? ठीक है, तो ट्रेडर यहाँ पे अलाउ नहीं किए जाते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग दिख रहा है, प्रोडक्शन दिख रहा है और सर्विस वाले जितने भी आपके सप्लायर हैं, वही यहाँ पे कवर किए गए हैं। आईसीआई पोजीशन टू एस्टैब्लिश एमएसएमई स्टेटस रिलाई ऑन सप्लायर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मतलब आप लोग कैसे वेरीफाई करोगे कि जो सप्लायर है, वो वहाँ पे आपका माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस है। आप सिंपली वहाँ पे चेक करोगे जो एंटिटी है, उसने कितने लोगों का उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी अपने पास रख रखी है। हम लोग बात करें एमएसएमई की जो क्राइटेरिया होता है वो क्या रहा करता है फॉर असेसमेंट ईयर 2026 एंड 27 का। अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट अप टू 2.5 करोड़ है, ठीक है, एंड टर्नओवर है अप टू 10 करोड़, तो उसको माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर कवर किया जाता है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट अप टू 25 करोड़ है, टर्नओवर अप टू 100 करोड़ है, तो यहाँ पे उसको स्मॉल एंटरप्राइजेस कंसिडर किया जाता है। मीडियम वाले का क्राइटेरिया ये रहता है, बट क्लॉज नंबर 22 की रिपोर्टिंग के काम में ये नहीं आया करता है। मीडियम एंटरप्राइजेस को वहाँ पे कवर नहीं किया गया है। ठीक है सर, अब हम लोग चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 43BH की। सर सेक्शन नंबर 43B क्लॉज नंबर H क्या बोला करता है? प्रिंसिपल पेबल टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस इज अलाउबल ओनली इन ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट। ठीक है, सिंपली बोला गया अगर उसकी एक्चुअल पेमेंट हो चुकी है तो यहाँ पे उसको अलाउ कर दिया जाएगा। द पेमेंट इज मेड आफ्टर द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 15 ऑफ द MSMED एक्ट। सर क्लॉज नंबर H आपका इनकम टैक्स एक्ट का है, बट वो बोल रहा है कि मेरी वाली टाइम लिमिट ITR की ड्यू डेट वाली नहीं चलेगी। जो MSMED एक्ट ने टाइम लिमिट मेंशन करी है ऊपर हम लोगों ने समझी है, वो वाली टाइम लिमिट के हिसाब से चेक किया जाएगा कि आपका जो सप्लायर को पेमेंट हुई है वो इस साल अलाउ होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है सर, बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों ने इस पॉइंट को भी समझा। द नॉर्मल सेक्शन नंबर 43B फर्स्ट प्रोवाइजो बेनिफिट पेमेंट अप टू ITR फाइलिंग ड्यू डेट। इसके अलावा जितने भी क्लॉज हैं, अगर उनकी पेमेंट यहाँ पे ITR ड्यू डेट तक हो जाती है तो उसको अलाउ कर सकते हैं। बट यहाँ पे MSC के लिए सिंपली बोला गया है कि सर आप यहाँ पे सेक्शन नंबर 15 की टाइम लिमिट देख के चलना। इसको थोड़ा सा आप और एग्जांपल के द्वारा भी यहाँ पे समझ सकते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा पेड इन टाइम वाला। एक्सेप्टेंस डेट क्या थी? 20 मार्च 2025। सर रिटर्न एग्रीमेंट है 30 डेज का है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। MSMED की ड्यू डेट क्या रहेगी यहाँ पे? 19 अप्रैल 2025 यहाँ पे आपकी ड्यू डेट रहेगी। डेट ऑफ पेमेंट कब करी गई है? 19 अप्रैल को ही पेमेंट कर दी गई है। क्या इसको यहाँ पे डिसअलाउ करा जाएगा या अलाउ करा जाएगा? असेसमेंट ईयर 25-26 के अंदर इसको अलाउ कर दिया जाएगा। बट अगर पेमेंट हुई है 10 मई को तो यहाँ पे सिंपली उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। कहाँ पे अलाउ करेंगे? नेक्स्ट ईयर के अंदर, असेसमेंट ईयर 26-27 के अंदर अलाउ किया जाएगा। ठीक है सर, इस बार की जो ऑडिट होगी वो आपकी असेसमेंट ईयर 26-27 एप्लीकेबल होगा, तो आपको 31 मार्च 2026 की जो आपकी क्लोजिंग डेट रहती है उसको यहाँ पे देख के चलना होगा। हम लोग बात करें 22-2 के अंदर आपका खाली क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता है। इट इंक्लूड throughout the year all purchase plus service rendered plus paid amount plus outstanding amount at 31st March plus accrued but not yet due। सर ये ड्यू भी नहीं हुआ है आपका, भले ही वो पेबल है, भले ही पेड हो चुका है, सारा अमाउंट आपको 22-2 के अंदर रिपोर्ट करके चलना है। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। सिंपल सा एग्जांपल है, परचेज करी थी 10 लाख की, पेड कितना किया है? 8 लाख का अमाउंट पेड कर दिया है। आउटस्टैंडिंग कितना है? यहाँ पे 2 लाख का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। आपको पूरा 10 लाख अमाउंट आपको यहाँ पे रिपोर्ट करके चलना है। हम लोग बात करें 22-3A की, पोर्शन पेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। टाइम स्पेसिफाइड कितना था? रिटर्न एग्रीमेंट के केस में
जो भी एग्रीमेंट के अंदर टाइम है, या फिर मैक्सिमम 45 डेज़ फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। ठीक है सर, हम लोग बात करें अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में आपकी मैक्सिमम 15 डेज़ का टाइम अलाउ करा जाता है। अगर विद इन टाइम पेमेंट करी है तो आपको इस वाले के अंदर रिपोर्ट करके चलना है। टोटल अमाउंट कितना था सर यहाँ पे एमएससी का 50 लाख था, पेड कितना हुआ है, फॉर एग्जांपल 42 लाख यहाँ पे पे हुआ है, तो 8 लाख रुपीस जो है वो पेड बियॉन्ड द टाइम है, तो आपका यहाँ पे 22(3) ए के अंदर 42 लाख ही आएगा। देन हम लोग बात करते हैं 22(3) बी की। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कहीं ड्यूरिंग द ईयर विद इन टाइम लिमिट नहीं है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह आएगा, वो पे हो रहा है ना, वो रिपोर्ट कर देना आप 22(1) के अंदर। बट आपको यहाँ पे खाली जो आपकी बैलेंस शीट डेट पे अमाउंट आ रहा है, आउटस्टैंडिंग आ रहा है, उसमें से जो डिसअलाउ हो रहा है वो वाला अमाउंट आपको इस सब क्लॉज के अंदर रिपोर्ट करके चलना है। ठीक है सर, बात आपको ये वाली भी समझ में आ चुकी है। मैं अब इसको थोड़ा-सा प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये तो आपकी जो वर्किंग स्टेप होते हैं ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हो सप्लायर लिस्ट की, कौन-कौन यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव कर रखा है एंटिटी ने, ठीक है? उसका उद्यम स्टेटस वेरीफाई कर सकते हो, एक्सेप्टेंस डेट वगैरह आपको आइडेंटिफाई करनी होती है, वो आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिए। पूरी एक एक्सेल मेंटेन कर लीजिए, उसमें से जो भी आपके रेलेवेंट पार्टी है, रेलेवेंट पार्टी कौन रहेगी? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उनके या तो लेजर अलग से निकाल लीजिए टैली के अंदर से, उसके ऊपर फिर फ़िल्टर वगैरह लगाइए, विद इन टाइम लिमिट पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ये ऑडिट टेक्निक आपको यहाँ पे फ़ॉलो करके चलनी होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लॉज़ नंबर 22। ठीक है सर, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्किंग भी दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे आपके 2 फॉर्मेट होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, जो आपका नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी वाला होता है। ये स्पेसिफिकली आपकी जो क्लॉज़ नंबर 22 3 बी की रिपोर्टिंग है, इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग है, वो आप लोगों को यहाँ से देख सकते हो। आपको यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर देखने को मिल जाता है ट्रेड पेबल, ये आपका नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी वाला जो न्यू फॉर्मेट है, उसी के हिसाब से बनाया जा रहा है। सर कंपैरेटिव आएगा या फिर नहीं आएगा? अगर लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट हुई है, अकाउंट्स मेंटेन हुए हैं, तो यहाँ पे कंपैरेटिव आपको बना के चलना है। अदरवाइज़ पहली बार अगर आप बना रहे हो, तो यहाँ पे आप इस साल का ही बना के चलोगे। ठीक है सर, सो यहाँ पे आपको ट्रेड पेबल देखने को मिल जाते हैं नोट नंबर 3 के अंदर। नोट नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को रिपोर्ट करना होता है टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यहाँ पे आपका आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देख के चलना है। अगर आपका यहाँ पे अदर्स वाले में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको रिपोर्ट ही नहीं करना है 22 के अंदर, बट यहाँ पे आ रहा है तो फिर आपको इसके ऊपर प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी होगी। कितना अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर रिक्वायर्ड टू बी पेड रहा है, उसमें से कितना विद इन टाइम लिमिट पेड हुआ है, एंड कितना डिसअलाउ हुआ है एज पर सेक्शन नंबर 43 बी क्लॉज नंबर एच। ठीक है सर, पॉइंट आपको समझ में आ चुका है ये वाला। एंड अदर्स वाले में तो आपको क्लॉज नंबर 22 के अंदर कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको एक बार कंपनी की बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ, उसके अंदर आपको कहाँ पे कैसे देखने को मिलती है ये सारी चीज़ें। सो आपको यहाँ पे करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल देखने को मिलता है। नोट नंबर 8 के अंदर आप लोगों को देखना है। सो नोट नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हो आप लोग ड्यू टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का अलग से देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे अमाउंट है तो आपको उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी होगी। ठीक है, कितने वहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उसके लेजर वगैरह निकालिए, फिल्टर लगाइए, एग्रीमेंट डेट, अगर एग्रीमेंट है तो कितने दिन के अंदर किसको पेमेंट होनी है। सिंपली अगर एग्रीमेंट नहीं, 15 डेज का क्राइटेरिया लगाइए एंड वहाँ पे अमाउंट आइडेंटिफाई कर लीजिए। वन मोर एडिशनल थिंग आप लोग याद रखिएगा, आप लोग यहाँ पे अप्रैल में बैंक स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं जितने भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है जिसका बैलेंस ड्यू है एज ऑन बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2026 को ड्यू है जिनका। सो आप लोग वहाँ पे अप्रैल एंड मई की बैंक स्टेटमेंट से उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि टाइमली पेमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। अब काफ़ी सारे लोगों को एक दिक्कत आती है कि सर यहाँ पे जो हमारी एंटिटी है ना, उसने डाटा मेंटेन नहीं कर रखा या फिर उसको पता नहीं है, तो आप लोग वहाँ पे एमआरएल लेके चल सकते हो, उससे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। बट आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन कर सकते हो। लाइक आप लोग सिंपली जो भी उनके सप्लायर है उनकी लिस्ट मंगवाइए, 1-2 के नंबर मंगवाइए एंड कॉल करके वेरीफाई कर लीजिए। लाइक 100 अगर सप्लायर है, 100 में से आपने 10 को भी वेरीफाई कर लिया कि वो नहीं है, तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर पर ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं एंड उसके रिगार्डिंग आप लोग नोट डालिएगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, उसके रिगार्डिंग सिंपली आपको नोट डालना है। नोट आपका इस तरीके से रहा करता है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग applicability of the MSMED Act 2006 on various suppliers and parties are not available with the taxpayer. Hence, information required to be provided as per section number 22 of chapter 5 of the MSMED Act 2006 is subject to the
कन्फर्मेशन। ठीक है? क्लॉज़ नंबर 44 का तो ये तो ख़ैर जितने भी हमारे प्रोफ़ेशनल हैं कब से ये वाला रिमार्क डाल के आ रहे हैं, बिकॉज़ इसकी रिपोर्टिंग भी थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स रहा करती है। अल्टीमेटली जो एंटिटी होती है वही डाटा ढंग से नहीं बनाती है। सो कहाँ कहाँ तक जो सीए है वो उसको ठीक करेगा, वेरीफ़ाई करेगा, ऑडिट करेगा। सो सीए जो भी है अपना प्रोफ़ेशनल जजमेंट लगाता है, बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है एंड टैक्स ऑडिट को फाइनलाइज़ करता है। सो आपको जहाँ पे भी डाउट हो आप वहाँ पे एमआरएल लेके चलिए सिंपली, एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना आप लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हो आप लोग करिए। अदरवाइज़ यहाँ पे सिंपली आप उसके रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन डाल के चलिए। सो आज हम लोगों ने क्लॉज़ नंबर 22 की डेप्थ में रिपोर्टिंग सीखी। सो अगर आप लोगों को सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज़। बाय बाय, टेक केयर।